मित्रों नमस्कार। राष्ट्रीय पेंशन योजना यानी एनपीएस और पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस, इन दोनों योजनाओं को लेकर दिन प्रतिदिन विवाद बढ़ता जा रहा है और जैसे ही एक एक दिन बीत रहा है वैसे ही ओपीएस को बहाल करने की मांग जोर पकड़ती जा रही है। नेशनल पेंशन स्कीम यानी एनपीएस, इसको हम न्यू पेंशन स्कीम भी बोलते हैं आम बोलचाल की भाषा में, अदरवाइज इसका नाम एनपीएस है। अभी जो लेटेस्ट आंकड़े आए हैं उस हिसाब से करीब 22% की बढ़ोतरी हुई है एनपीएस में और करीबन 9 लाख करोड़ रुपए एनपीएस में जमा हो गया है। ये बहुत बड़ा ह्यूज अमाउंट है और उसमें जो सरकारी कर्मचारी हैं उनका हिस्सा भी है और जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं वो भी इसमें बहुत इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इस पर हम किसी और दिन चर्चा करेंगे। आज हम चर्चा करना चाह रहे हैं कि जो राष्ट्रीय पेंशन योजना है और पुरानी पेंशन योजना है, इन दोनों में विवाद क्या है और क्यों जो सरकारी कर्मचारी हैं इसके लिए रोज़ मांग इसकी बढ़ा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब सहित कुछ गैर भाजपाई शासित राज्यों ने ओपीएस में लौटने का फैसला किया है, जब कुछ अन्य जो राज्य हैं उस पर कदम उठा रहे हैं यानी विचार कर रहे हैं। एनपीएस और ओपीएस सरकार द्वारा शुरू गई पेंशन योजनाओं का एक हिस्सा है। पुरानी और नई पेंशन योजना का असल मामला क्या है? क्या यह महज राजनीतिक नौटंकी है या इसके आर्थिक मायने भी हैं? सबसे पहले हमें ध्यान देना होगा कि हमारे देश में बुजुर्गों की क्या संख्या है और हमारी आबादी किस स्पीड से बढ़ रही है। 1961 से भारत की बुजुर्गों की आबादी लगातार बढ़ रही है। 2001 और 2011 के बीच 27 मिलियन से अधिक लोग 60 वर्ष से अधिक आयु के थे। 27 मिलियन का मतलब आप समझते हैं, करीब 2,70,00,000। और भारत और जो राज्यों की जनसंख्या का अनुमान अगर हम तकनीकी समूह की रिपोर्ट देखें, जिसने 2011 से 2036 के बीच में अनुमान लगाया है कि ये जो 27 मिलियन बुजुर्ग हैं जो 60 वर्ष से जिनकी आयु अधिक है, उनकी संख्या बढ़कर 67 मिलियन पहुंच जाएगी। 2021 में भारत के 138 मिलियन बुजुर्गों में से पुरुष जो ये आबादी है, इसमें एक जो 2021 में भी उसकी आबादी आने वाली है, उसमें 138 मिलियन बुजुर्ग पुरुष होंगे और 71 मिलियन महिलाएं होंगी। 2021 में 2011 की जो जनसंख्या है, लगभग 34 मिलियन बुजुर्ग व्यक्तियों की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। अभी क्योंकि 2021 के अभी आई नहीं है, ये प्रोजेक्शन है। और 2031 में इसके अलावा 56 बिलियन बुजुर्ग और जुड़ जाएंगे, यानी जो 30 है 2026 तक वो 67 हो जाएंगे और 2021 में इनमें 56 मिलियन और जुड़ जाएंगे। रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि 1961 के बाद से भारत की कुल जनसंख्या में बुजुर्गों के व्यक्तियों की, जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी संख्या की प्रवृत्ति बढ़ रही है। यानी 2021 में 5.6% थे और 2021 में ये 10% हो जाएंगे। यानी अगर हमारी 142 की जनगणना आएगी 2021 की, लगभग 142 लाख की, तो इसका मतलब ये कि 14 करोड़ हमारे बुजुर्ग हो जाएंगे और 2031 में ये 13% हो जाएंगे। इसी तरह से प्रवृत्ति ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में भी देखी गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में बुजुर्गों का अनुपात 1961 में 5.6% था, जो 2011 में 8.8% हो गया है, जबकि शहरी क्षेत्रों में 4.7% से बढ़कर 2011 में 8.1% हो गया। यानी जो बुजुर्गों की प्रवृत्ति है वो बढ़ रही है। राज्यवार जनसांख्यिकी आंकड़े देखें तो 21 प्रमुख राज्यों की बुजुर्ग आबादी पर रिपोर्ट
कि राज्य दर राज्य डाटा के अनुसार केरल में बुजुर्गों की संख्या सबसे ज़्यादा 16.5% है। इसके बाद तमिलनाडु में 13.6% है, हिमाचल में 13.1% है, पंजाब में 13.1% है, आंध्र प्रदेश में 12.6% और 2021 में बिहार में 7.7% अनुपात सबसे कम है और इसके बाद उत्तर प्रदेश में 8.1% है, असम में 8.2% है। इन राज्यों में, बाकी राज्य जो दक्षिण के राज्य हैं उनमें सबसे ज़्यादा घनत्व है प्रवृत्ति। इसी तरह से 2031 के लिए केरल की जनसंख्या में बुजुर्गों का अनुपात सबसे अधिक लगभग 21% होगा। तमिलनाडु में 18.2%, हिमाचल में 17%, आंध्र प्रदेश में 16%, पंजाब में 16.2% होगा। जीवन प्रत्याशा दर में भी वृद्धि हो रही है, यानी जो लाइफ लॉन्गेबिलिटी है उसमें भी वृद्धि हो रही है। जीवन प्रत्याशा शब्द है कि एक व्यक्ति कितने वर्ष तक जीने की उम्मीद कर सकता है। जीवन प्रत्याशा को औसत आयु के अनुमान के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिस तरह से एक विशिष्ट जनसंख्या समूह के सदस्य मरेंगे। संयुक्त राष्ट्र के अनुमान के अनुसार भारत की जीवन प्रत्याशा जो वर्तमान में 2022 में 70.19% हो गई है वर्ष, 70.19 वर्ष, यानी 70 वर्ष से ज़्यादा आज हमारे यहाँ नॉर्मल जो लोग हैं वो जिंदा रह रहे हैं। तो 2100 में ये 81.96 यानी 82% हो जाएगा। आप सोचिए कि 2100 तक हमारी जो आबादी होगी वो कितनी बुजुर्गों की होगी। इसकी सराहना करने के लिए ध्यान दिया जाना चाहिए कि 2050 में भारत की जीवन प्रत्याशा केवल 35 वर्ष थी। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 35 वर्ष की एवरेज ईयर्स में लोग मर जाते। 150 वर्षों में भारत का सुधार 57% होगा, ये अनुमान है। उच्च जीवन प्रत्याशा संख्याओं को समय के साथ बेहतर आहार, बेहतर चिकित्सा देखभाल और स्वस्थ जीवन शैली के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। स्वच्छ पानी, एंटीबायोटिक्स, टीके, अधिक प्रचुर मात्रा में पोषक तत्वों से भरपूर भोजन सभी लोगों के लिए सुलभ। इसके अतिरिक्त अधिक लोग स्वस्थ जीवन शैली विकल्पों और व्यायाम के लाभों से भी जागरूक हैं। यानी अच्छा खाओ, अच्छा रहो, जीवन शैली अच्छी रहेगी तो उम्र बढ़ेगी। आंकड़े निश्चित रूप से सकारात्मक हैं, जो देश की बढ़ती खुशहाली का संकेत देती है। हालांकि वे इस सवाल की ओर इशारा करते हैं कि कैसे हमारी आबादी के 10वें हिस्से को स्थायी रूप से समर्थन दिया जाए, जिसके हिस्से में दीर्घायु और वृद्धि हो। अभी बुजुर्ग तो बढ़ रहे हैं, आपने इनकी पेंशन रोक दी, सोशल सिक्योरिटी नहीं की, तो ये कहाँ जाएंगे? सड़कों पर भीख मांगेंगे, सड़कों पर तड़प तड़प के मरेंगे। 60 वर्ष और उससे अधिक उम्र के बेसहारा बुजुर्गों की एक बड़ी मौजूदगी भारत में है। सरकार की वित्तीय स्थिति और इस जनसंख्या के आकार को देखते हुए उन्हें आय सुरक्षा प्रदान करने का कोई आसान समाधान नहीं है। वहीं समस्या की भयावहता को देखते हुए इस मुद्दे को नज़रअंदाज भी नहीं किया जा सकता है। सामाजिक सुरक्षा जाल का ऐसा ही एक साधन पेंशन निधि है, यानी जो सिक्योरिटी नेट है, एक साधन है कि उसको पेंशन निधि में से पैसा दिया जाए। सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए पेंशन योजनाओं की स्थापना की। पुरानी पेंशन योजना ओपीएस के तहत कर्मचारियों को उनके अंतिम वेतन का 50% के आसपास जो पूर्व निर्धारित फार्मूला है उसके आधार पर मिलती है। इसमें महंगाई राहत जो साल में 2 बार जुड़ती है, डीए भत्ता, वो दिया जाता है। तो इसमें सरकार पूरा खर्चा वहन करती है। इसमें एक सामान्य भविष्य निधि यानी जीपीएफ भी शामिल है, जिसमें प्रत्येक सरकारी कर्मचारी अपने वेतन के एक हिस्से का योगदान करता है। कर्मचारी को सेवानिवृत्त होने पर अपने रोजगार के दौरान संचित कुल राशि प्राप्त होती है। हालांकि प्रणालियों में खामियों के देखने के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने 2004 में इस योजना को बंद कर दिया।
अब एनपीएस, जिसे अब राष्ट्रीय पेंशन योजना कहा जाता है, में स्थानांतरित कर दिया गया है। 1998 में केंद्र सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू की ओल्ड एज सोशल एंड इनकम सिक्योरिटी OASIS परियोजना की रिपोर्ट को एनपीएस के अंकुरण बिंदु के रूप में श्रेय दिया जाता है। यानी जो उसकी शुरुआत हुई थी, जो एक विचार आया, वो 1998 में जो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने, उसने ओल्ड एज सोशल एंड इनकम सिक्योरिटी पर एक परियोजना शुरू की थी। पुरानी पेंशन योजना की आलोचना क्यों हो रही है, क्यों उसके क्रिटिसाइज हो रहा है? सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की एक डाटा में कहा गया है कि राज्य के राजस्व में पेंशन खर्च का हिस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। सुधार अवधि की शुरुआत में यह 10% से कम था और 2020-21 में ये बढ़कर 25% हो गया। हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड अब ओपीएस में लौटे हैं। भारतीय स्टेट बैंक ने अक्टूबर 2022 में एक्रोवर्ड के अनुसार यदि राज्य पुरानी योजना की तरफ स्विच करते हैं तो कुल पेंशन देनदारियों का वर्तमान मूल्य का 31.4 करोड़ रुपया होगा। यानी अगर आप पुराने पेंशन में लौट आते हैं तो 31 लाख करोड़ रुपए आपको एक्स्ट्रा देना, 31 लाख करोड़ रुपए। यह आगे अनुमान लगाता है कि 3 राज्यों छत्तीसगढ़, झारखंड और राजस्थान के लिए कुल पेंशन देनदारी 3 लाख करोड़ है। जब स्वयं के कर राजस्व के प्रबंधन में देखा गया तो राज्यों की पेंशन देनदारी 450% अधिक हो जाएगी। हिमाचल प्रदेश के मामले में स्वयं के कर राजस्व का और गुजरात के मामले में स्वयं के राजस्व का 138% होगा। अनफंड पेंशन देनदारियां, सरकार द्वारा पेंशन का भुगतान किया जाता है और कोई पेंशन विशिष्ट कोष नहीं है। परिणाम स्वरूप वर्तमान श्रमिक वर्ग से एकत्रित करों का उपयोग लाभों के भुगतान के लिए किया जाता है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने एक बार कहा था कि केंद्र सरकार की पेंशन प्राप्त करने वालों की संख्या सक्रिय कर्मचारियों की संख्या से अधिक है। यानी जितने कर्मचारी हैं, अभी लगभग 50 लाख के आसपास सरकारी कर्मचारी हैं, तो वो कहते हैं कि जो रिटायर्ड लोग हैं, यानी जो पेंशनधारी लोग हैं, उनकी संख्या ज़्यादा है, लगभग 70 लाख है। तो 50 लाख और 70 लाख में बहुत अंतर है। और जैसे लाइफ लॉन्गेबिलिटी बढ़ रही है, जीवन प्रत्याशा बढ़ रही है, 81 वर्ष हो जाएगी 2021 तक, तो तब सोचिए कि अगर पुरानी पेंशन योजना होगी तो कितना ज़्यादा और लोड बढ़ेगा। सक्रिय ड्यूटी कर्मियों की तुलना में लगभग 77 लाख अधिक पेंशन भोगी हैं, जो लगभग 50-60 लाख है। सोचिए कि जो सरकारी कर्मचारी वो 50 से 60 लाख के बीच है और जो पेंशन भोगी हैं वो 77 लाख है। कितना बड़ा अंतर है। जितेंद्र सिंह ने यह भी कहा कि 6,000-7,000 पेंशन भोगी ऐसे हैं जो 100 वर्ष से अधिक हैं। 6 से 7,000 और पेंशन के रूप में उतनी राशि प्राप्त करते हैं जितने की वे पेंशन वेतन के रूप में प्राप्त करते हैं, ताकि करीब 1 लाख पेंशन भोगी 90 से 100 साल के बीच की। बुजुर्गों की आबादी और उनके जीवन काल में वृद्धि, जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं, इसका अर्थ है कि केवल देनदारियों में वृद्धि होगी। यह वृद्धि 2 गुना है, क्योंकि मौजूदा कर्मचारियों के वेतन की तरह पेंशनों के लाभ में भी हर साल बढ़ते हैं, क्योंकि उन्हें महंगाई राहत के लिए अनुक्रमित किया जाता है। ये सार्वजनिक वित्त पर भारी बोझ के रूप में आते हैं। इसमें कुछ लाभ क्या है? लाभ यह कि ओपीएस की एक और आलोचना यह है कि इससे सरकार को बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है, जबकि कुछ लोगों को फायदा होता है। इस योजना के तहत केवल सरकारी कर्मचारी और
केवल सरकारी कर्मचारी और जो कम से कम 20 साल तक नौकरी कर चुके हो वो लोग पात्र होते हैं। OASIS परियोजना ने अपनी रिपोर्ट में इस समस्या पर प्रकाश डाला और 1991 की जनगणना के आंकड़ों से उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर कहा कि भारत में अनुमानित 314 मिलियन श्रमिक हैं। कामकाजी आबादी का 15% यानी 47 मिलियन वेतनभोगी है, जबकि 53% से अधिक स्वनियोजित यानी सेल्फ एम्प्लॉयज हैं जो अपना काम करते हैं, और 31% कैजुअल ठेका श्रमिक है जो 97 मिलियन है। लगभग 23% यानी 11 मिलियन वेतनभोगी कर्मचारी केंद्र के, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकारों के हैं, और इसके अलावा कुछ विभाग है जैसे डाकतार, सशस्त्र बल और रेलवे सहित नियोजित हैं और OPS के लिए पात्र हैं। इसके अलावा एक अनिवार्य कर्मचारी भविष्य निधि और कर्मचारी पेंशन योजना वेतनभोगी गैर सरकारी कर्मचारियों के लिए लगभग 49% यानी 23.18 मिलियन को कवर करती है। ये योजनाएं पूरी तरह से नियोक्ता और कर्मचारियों के दोनों के योगदान से वित्त पोषित होती है। यानी जो EPF है वो तो गैर सरकारी कर्मचारी है और उसमें जितना पैसा एम्प्लॉय देता है उतना ही एम्प्लॉयर देता है, तो दोनों को पैसा जब मिलता है तब पेंशन बनती है, लेकिन वो राशि बहुत कम हो जाती है। जैसे जितेंद्र सिंह जी ने कहा कि आज के समय जो 100 साल के ऊपर जिनकी उम्र है उनको जब वेतन मिलता होगा उतनी आज उनको पेंशन मिल रही है, यानी अभी 50% मिलती है, लेकिन वो हर साल बढ़ती है। जैसे DA बढ़ता चला जाता है और जैसे उम्र बढ़ती है, 80 साल आप पार करते हैं तो 50% वाली राशि बढ़ के वो करीबन उससे बढ़ जाती है, ताकि उनका जो बुजुर्गों का जो खर्चा है वो चल जाए। इसके नतीजतन भारत की अनुमानित कामकाजी आबादी का केवल 34 मिलियन या 11% वृद्धावस्था आय सुरक्षा प्रदान करने के लिए डिजाइन किए गए औपचारिक प्रबंधों में भाग लेने के योग्य है। यानी केवल 11% आबादी ही सरकारी पेंशन या EPF के लिए योग्य है। दूसरी ओर मौजूदा प्रावधान वेतनभोगी कर्मचारियों के 28% यानी 13 मिलियन और असंगठित क्षेत्र के लगभग 268 मिलियन श्रमिकों, किसानों, दुकानदारों, पेशेवरों, टैक्सी चालकों, आकस्मिक या ठेका मजदूरों सहित हैं, जो परिणाम स्वरूप भारत का लगभग 90% कार्यबल किसी भी योजना में भाग लेने के लिए अपात्र है। आप सोचिए कि केवल 11% लोग हैं जो सरकारी पेंशन या EPF लेने के हकदार हैं या एलिजिबल हैं, और जो बाकी लोग हैं 90% हैं वो किसी भी योजना के दायरे में नहीं आते क्योंकि वो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं। उन्हें वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा के लिए बचत करने की अनुमति देता है। आंकड़े बताते हैं कि भारत में अधिकांश व्यक्ति संगठित क्षेत्र से बाहर है, यानी उसकी नियमित मासिक वेतन की अवधारणा भारत के अधिकांश लोगों के लिए विदेशी है। ऐसा लगता है कि ये तो बाहर की बात है कि रेगुलर पेंशन मिली, रेगुलर इनकम मिली। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, 5-5 हज़ार रुपये लोग यहाँ नौकरी कर रहे हैं। आंकड़े बताते हैं कि भारत में अधिकांश व्यक्ति संगठित क्षेत्र से बाहर है और भारत के लिए पेंशन प्रणाली इस प्रकार लचीली और व्यक्तियों के इस समूह के लिए उपयोगी होनी चाहिए, न कि भारत में संगठित क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों के छोटे हिस्से के लिए इनके पास नियमित मासिक वेतन और बहुत कम नौकरी की गतिशीलता से गुजरना पड़ता है। यानी जो 90% लोग हैं उनके लिए तो कुछ है ही नहीं, तो जो सरकारी कर्मचारियों का दे रहे हैं ऐसी कोई पेंशन योजना होनी चाहिए जो निजी क्षेत्र के लिए नहीं, जो किसी भी योजना में नहीं आते। इन कमियों को दूर करने के OASIS परियोजना ने एक नई पेंशन योजना की रूपरेखा तैयार की। नई पेंशन योजना व्यक्तिगत सेवानिवृत्त खातों पर आधारित होनी चाहिए। एक
व्यक्ति को यह खाता बनाना चाहिए। एक पासबुक होनी चाहिए, एक उसमें कुछ पैसा रखा होना चाहिए और उसके पास अनुमानित संपत्ति है और यह नियंत्रित करे कि इस धन का प्रबंधन कैसे किया जाए। यह खाता उनके पास होनी चाहिए और लाभार्थी कहीं भी हो, वह कैसे भी काम करता हो, उस एक कामकाजी जीवन में कैसे भी हो, उसके लिए एनपीएस में शामिल हो सकता है और फिर सेवानिवृत्ति के बाद उसको कुछ लाभ मिलता है। केंद्र सरकार ने 2003 में एनपीएस की शुरुआत की। यह सशस्त्र बलों को छोड़कर केंद्र सरकार की सेवा में शामिल सभी लोगों के लिए। जो एनपीएस है एक परिभाषित योगदान है स्वैच्छिक पेंशन प्रणाली, जिसके पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा प्रशासित और विनियमित किया जाता है। इसको शुरुआत में 2004 में सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन के विकल्प रूप में डिजाइन किया गया था। इसे 2009 में स्वेच्छा से सभी भारतीयों के लिए विस्तारित कर दिया गया, जिसमें स्वनियोजित पेशेवर और संगठित क्षेत्र के अन्य लोग शामिल हैं। कर्मचारी अपने मूल वेतन का 10% एनपीएस में योगदान करते हैं, जबकि नियोक्ता 14% योगदान करते हैं। एनपीएस एक बाजार से जुड़ा वार्षिकी उत्पाद है, जिसमें आप अपने कामकाजी जीवन के दौरान नियमित रूप से एक निर्धारित राशि का निवेश करते हैं। जब आप सेवानिवृत्त होते हैं तो एक वार्षिकी प्राप्त करते हैं, यानी साल में आपको कितना अमाउंट मिलना चाहिए वो तय हो जाता है। एनपीएस में व्यक्तिगत योगदान को एक पेंशन फंड में समेकित किया जाता है, जो सरकारी बॉन्ड, बिल, कॉरपोरेट डिबेंचर, शेयर मार्केट में लगाया जाता है। पीएफआरडीए विनियमित पेशेवर फंड मैनेजर निवेश का प्रबंधन करते हैं। इसमें एसबीआई, एलआईसी और यूटीआई शामिल है। यदि आपकी पेंशन योजना से कम है, 2 लाख या उससे कम है, तो आप रिटायर होने पर पूरी राशि निकाल सकते हैं। अन्यथा आप कोष का 60% निकाल सकते हैं और बाकी शेष 40% 8 उपलब्ध वार्षिकी में से निवेश कर सकते हैं। यानी जो 8 स्कीमें हैं उसमें हम निवेश कर सकते हैं। एनपीएस की संरचना कैसी है? इसमें 2 स्तर की होती है, यानी 2 टियर सिस्टम है। एक पेंशन खाता जो कर लाभ प्रदान करता है और एनपीएस नामांकन के लिए आवश्यक है, और एक वैकल्पिक खाता जो निकासी लचीलेपन की अनुमति देता है। टियर 1 खाता आवश्यक प्राथमिक खाता है जो पेंशन खाते के रूप में भी कार्य करता है। टियर 2 खाते टियर 1 के खातों से जुड़े होते हैं और उनका उपयोग निवेश खातों के रूप में किया जाता है। आपके निवेश उद्देश्यों के आधार पर आप विशिष्ट रूप में टियर 1 खाते में या टियर 1 और टियर 2 खातों के संयोजन में निवेश कर सकते हैं। टियर 1 खातों में आप कितनी राशि का निवेश कर सकते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं। हालांकि एक बार खाता खुल जाने के बाद आपको कम से कम रुपए का निवेश करना होगा। किसी दिए गए वित्तीय वर्ष में 1000 रुपये का कम से कम निवेश आपको करना होगा। और टियर 1 खाते में 1.5 लाख रुपए तक की आपको छूट मिलती है, जो आईटी की धारा 80 CCD है, और ये कर मुक्त होती है 1.5 लाख रुपए तक, और इसके जो अतिरिक्त होते हैं वो अलग है। इसमें 50,000 रुपये 80 CCD 2 1B के तहत कर मुक्त है। यह खाता नियोक्ताओं के अंशदान की भी अनुमति देता है, जो धारा 80 CCD 2 के तहत कर मुक्त है। आयकर रिटर्न का कम से कम 40% वार्षिकी योजना में निवेश किया जाता है, तो यह मैच्योरिटी पर होने वाले लाभ को भी कर मुक्त होता है। हालांकि क्योंकि यह एक सेवानिवृत्ति खाता है, इसकी निकासी प्रतिबंधित है, यानी आपको मंथली ही मिलेगा। एनपीएस में टायर 2 का कार्य पारंपरिक म्यूचुअल फंड योजना के समान है और 0.01% के व्यय अनुमान के साथ बेहद कम लागत वाला है। कोई अधिकतम निवेश सीमा या निकासी प्रतिबंध नहीं है। हालांकि न तो निवेश किया गया पैसा और नहीं मुनाफा कर मुक्त है। इसमें जो टियर 2 है उसमें आपको जो भी पैसा मिलेगा उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा।
एनपीएस टियर 2 खाते के योगदान पर आय पर लागू स्लैब दरों पर कर लगाया जाता है। यानी जैसे सब जो स्लैब बना रखे हैं, जैसे सरकार ने कि 5%, 10%, 12%, 28%, 30%, इस तरह से, तो आप उस दायरे में आते हैं। एनपीएस का खाता कैसे खोला जाता है? एनपीएस खाता कुछ ही मिनटों में ऑनलाइन से खोला जा सकता है। आपको अपने पैन कार्ड, आधार कार्ड के साथ अपने मोबाइल नंबर को अपने एनपीएस खाते से लिंक करना है और सत्यापन पूरा होने पर आप अपने मोबाइल डिवाइस पर भेजे गए ओटीपी का उपयोग करते हैं और पंजीकरण प्रक्रिया पूरी होने के बाद आपको एक स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या PRAN दी जाएगी, जिसका उपयोग आप अपने एनपीएस खातों को कर सकते हैं। एनपीएस की आलोचना क्या है? हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड आदि कई राज्य सभी गैर भाजपा शासित हैं। इन्होंने ओपीएस लागू कर दिया है और ओपीएस को लाने के लिए एक प्रमुख तर्क यह है कि अपने वित्तीय संसाधनों को बचाना चाहते हैं। इसे समझने के लिए यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि एनपीएस को पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू नहीं किया गया है। एनपीएस उन कर्मचारियों के लिए है जिन्होंने शुरुआत की और अब अधिक राजकोषीय स्थान। इसे समझने के लिए यह ध्यान देना जरूरी है कि एनपीएस को पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू नहीं किया गया है। एनपीएस उन कर्मचारियों के लिए है जिन्होंने 2004 के सरकार के लिए काम करना शुरू किया। 2004 के बाद, यानी उनकी ज्वाइनिंग 2004 से हुई है और उसके बाद उनकी औसत आयु 30 वर्ष इसमें मानी जाती है और एनपीएस सेवानिवृत्त लोगों का पहला समूह 2034 में संपन्न होगा। सेवानिवृत्ति की उम्र जैसे 60 साल हम लोग मानते हैं, तो उस हिसाब से 2030 में होगा। इस प्रकार ओपीएस के तहत कर्मचारियों की इस समूह के भुगतान की देनदारी 2034 में आएगी, न कि अभी। हालांकि एनपीएस के तहत राज्यों को वर्तमान में अपने पेंशन फंड में अपने योगदान के रूप में धनराशि मिलती है। अब कर्मचारियों की मांग क्या है? कर्मचारी कह रहे हैं, जो सरकारी कर्मचारी है, एक वर्ग का कहना है कि एनपीएस सरकार कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा को दांव पर लगा रही है। एनपीएस उनके लिए ओपीएस जितना आकर्षक नहीं है। अन्य तंत्र के तहत कर्मचारियों को पेंशन कोष में उनके योगदान के रूप में महंगाई भत्ते के रूप में मूल वेतन का 10% जमा करना होता है। इसके अलावा एनपीएस जीपीएस सामान्य भविष्य निधि की पेशकश नहीं करता है। नई योजना के साथ एक और मुद्दा पेंशन की अतिरिक्त राशि का है। एनपीएस के तहत पे आउट मार्केट लिंक्ड और रिटर्न आधारित है, ओपीएस के विपरीत जहां तक पूर्व निर्धारित है। अब इसमें राजनीतिक कोण है। राजनीतिक कोण क्या है कि जो सरकारी कर्मचारी हैं उनकी संख्या दुनिया भर की, वो लगातार पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग कर रहे हैं और जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो अपने हिसाब से उनका अनाउंसमेंट कर रही हैं। तो ओपीएस रोल बैक का एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा है। इसमें कई पार्टियां बैंकिंग और वोटों की राजनीति के लिए, जो वोट बैंक है उसके लिए कर्मचारियों की मांग को दोहरा रहे। गुजरात, हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में इस मुद्दे ने वोटों के लिए वोट किया और उसका फायदा कांग्रेस को मिला। डाक मतपत्रों की जांच इस प्रश्न का उत्तर देने में मदद कर सकती है, हालांकि निर्णायक रूप से नहीं है। डाक मतपत्रों का उपयोग ज़्यादातर सरकारी कर्मचारियों द्वारा किया जाता है जो चुनाव के लिए ड्यूटी पर तैनात होने के कारण मतदान में नहीं आए। सत्ता में आने पर ओपीएस की बहाली का वादा करने वाली कांग्रेस ने हिमाचल और गुजरात दोनों में डाक पत्रों में बेहतर प्रदर्शन किया। अगर केवल डाक पत्रों की बिक्री की जाए तो हिमाचल प्रदेश के 68 विधानसभा क्षेत्रों में से 50 पर कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है। गुजरात में भी मौजूदा विधानसभा में कांग्रेस की बढ़त 17 से बढ़कर 27 हो गई थी। हालांकि ये आंकड़े ओपीएस के वादे के कारण राजनीतिक समर्थन के निर्णायक सबूत नहीं है। वोट शेयर किसी पार्टी को चुनाव जीतने में मदद कर सकता है अगर वह इन सब इश्यूओं से दूर रहे। केवल चुनिंदा कर्मचारियों के लिए ओपीएस का विकल्प चुनने के लिए एक मुफ्त विकल्प पेश करता है। केंद्र सरकार ने हाल ही में सरकारी कर्मचारियों के लिए चुनिंदा समूह को पुरानी पेंशन योजना के लिए एक मुफ्त विकल्प देने का फैसला किया है
और ये उन लोगों को मिला है जो 1 जनवरी 2004 को या उसके बाद नियुक्त सरकारी कर्मचारियों से, जो 2004 या उसके आसपास आए या 2004 के बाद भी आए, लेकिन उनको जो एडवर्टीजमेंट था वो 2004 से पहले का था, तो उन लोगों को ये पेंशन मिलेगी। और ये 31 अगस्त 2023 तक सरकारी कर्मचारी अपने को पुरानी पेंशन स्कीम में दोबारा से जा सकते हैं, विकल्प चुन सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, ये उन लोगों के लिए जिनके एडवर्टीजमेंट 2004 से पहले आए थे लेकिन ज्वाइनिंग 2004 के बाद हुई थी। अगर आपके एडवर्टीजमेंट 1 जनवरी 2004 के बाद आए तो आपको ये फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो मित्रों, ये था नई और पुरानी पेंशन स्कीम के बारे में एक डिटेल डिस्कशन। आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। सरकारी कर्मचारियों से रिलेटेड और भी जो जानकारी होगी मैं आपको देता रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।